बहुत समय पहले की बात है। चंपारण जिले के एक छोटे से गांव के बाहर एक गरीब भिखारिन कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी दिन उसी गांव के जमींदार के घर भी एक बच्चा पैदा हुआ, पर दोनों की तकदीर बिल्कुल अलग थी। किसी पंडित जी ने भिखारिन कौशल्या को बताया, बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तकदीर बदल देगा, पूरी दुनिया में नाम करेगा। ये तुम्हारा भीख मांगना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। ये बहुत अच्छी तकदीर लेकर पैदा हुआ है ये बालक। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटी, मेरी बात बिल्कुल सच है। उन दोनों की बातें दूर से उसी जमींदार ने सुन ली। जैसे ही पंडित जी कौशल्या से अलग हुए, वैसे ही उस जमींदार ने पंडित जी को रोक लिया और अपनी हवेली लेकर चले गए। पंडित जी, जैसे आपने उस भिखारन के बच्चे की तकदीर बताई, वैसे ही मेरे बेटे की तकदीर भी देखिए। बताइए, क्या लिखा है हमारे बेटे की तकदीर में? हाँ पंडित जी, सोच क्या रहे हैं, जल्दी बताइए। ठाकुर साहब, आपके बेटे की तकदीर बहुत बुरी है। इतनी धन दौलत होने के बावजूद वो इस परिवार में बर्बादी लाएगा। ये सुनकर जमींदार साहब और उनकी पत्नी दंग रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरी एक भी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई जमींदार साहब। बाकी आपकी मर्जी, माने या ना माने, पर सच यही है। चलता हूं जमींदार साहब। इतना बोलकर पंडित जी चल पड़े। तभी जमींदार साहब ने उन्हें रोका और उनके सामने नोटों की गड्डियां रख दी और धीरे से बोला, पंडित जी, हम किस्मत तो नहीं बदल सकते, पर जिसके आने से हमारी किस्मत बदल सकती है उसे तो ला सकते हैं। क्या मतलब? जमींदार साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कि बच्चों की अदला बदली कर दीजिए। किसी तरह चुपके से उस भिखारन का बच्चा लाकर हमें दे दीजिए और हमारा बच्चा उसे दे दीजिए। उस भिखारन की किस्मत तो पहले से ही खराब है, अब इससे खराब उसकी किस्मत क्या होगी। मेरा ये काम कर दीजिए, जिसके बदले मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूं। नोटों की गड्डियां देखकर पंडित को लालच आ गया। वह मौका देखते ही एक रात चुपके से जमींदार के बच्चे को भिखारन कौशल्या के बच्चे से बदल दिया और इस तरह वह अमीर घर का बच्चा अब भिखारन के घर पलने लगा और वह भिखारन का बच्चा जमींदार और उसकी बीवी सरला के घर। कौशल्या ने अपने बेटे का नाम रोहन रखा और सरला ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा। फिर एक रोज पंडित जी ने कहा था, मेरा बेटा पूरी दुनिया में नाम करेगा, इसलिए मैं भीख मांग मांग कर इसे पढ़ाऊंगी। तो कौशल्या अपने बेटे को भीख मांग मांग कर पढ़ाने लगी, पर वह इस बात से अनजान थी कि रोहन उसका असली बेटा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरला अपने बेटे अर्जुन को किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाने लगी। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। एक रात हल्की हल्की बर्फबारी में रोहन किसी श्मशान के बाहर बैठा था। तभी उसकी मां कौशल्या बर्फबारी में भीगते हुए उसके पास आई, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। अरे रोहन मेरे बच्चा, तू यहाँ बैठकर आग ताप रहा है। रात काफी हो गई है, तू बार बार यहाँ शमशान के बाहर क्या करने चला आता है? कुछ नहीं माँ, यहाँ शमशान के बाहर मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए चला आता हूँ। चलिए घर चलते हैं। रोहन अपनी मां को लेकर घर आ गया। वो दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। खैर, दोनों खा पीकर सो गए। वहीं दूसरी तरफ जमींदार साहब और उनकी पत्नी सरला बहुत परेशान होकर बैठे थे। इतनी रात हो गई, ये अर्जुन कहाँ रह गया? अब क्या कर सकते हैं सरला, हमने इतनी कोशिश की पर अपनी तकदीर नहीं बदल पाए। कहीं घूम रहा होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। वो दोनों वहीं बैठे बैठे ही सो गए। करीब आधी रात को अर्जुन का दोस्त उसे छोड़ने उसकी हवेली तक आया। हवेली के बाहर कार आकर रुकी। अर्जुन लड़खड़ाता हुआ कार से बाहर निकला। तभी अर्जुन का दोस्त अर्जुन से कहने लगा, चल ठीक है अर्जुन, आराम से जाना, और मैं भी चलता हूं अपने घर। ओके मेरे दोस्त, तू यहां से निकल जा।
देख, मैं तो अपने घर आ गया हूँ और तू भी संभल कर अपने घर जाना। उसका दोस्त कार लेकर वहां से चला गया। इधर अर्जुन लड़खड़ाता हुआ हवेली के अंदर आया। उसकी आवाज सुनते ही उसके माँ बाप जाग गए। अर्जुन, तुम मेरी बदनामी कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। दिन भर दोस्तों के साथ क्यों आवारागर्दी किया करते हो? और तुम्हारी कार कहां चली गई? अरे पिताजी, छोटे से खिलौने जैसी कार के लिए आप परेशान हो रहे हैं। अरे वो खटारा कार बार बार मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने उसे खाई से नीचे फेंक दिया और अपने दोस्त की कार से यहां आ गया। कल मुझे नई कार चाहिए। देख रही हो सरला, इस अर्जुन की हरकतें। एक तो बड़ी मुश्किल से एक कार ले पाया और उसको भी यह कहीं बाहर छोड़ आया। मन तो करता है इसे घर से ही निकाल दूं। आप शांत हो जाइए, अभी वो होश में नहीं है। अर्जुन बेटा, तू अपने कमरे में जाकर सो जा। ठीक है माँ, आप बहुत अच्छी हो। इस बुढ़े को समझाओ, इसको अपनी दौलत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अपने साथ ऊपर लेकर जाएगा क्या? सब कुछ मेरा ही तो है। जमींदार साहब कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी अर्जुन सीधा अपने कमरे में चला गया। इसकी जुबान देख रही हो सरला? कोई अपने बाप से इस तरह से बात करता है? आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वो होश में नहीं था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। भूल गए जन्म के समय पंडित जी ने क्या कहा था? हमारे बेटे की तकदीर बहुत अच्छी है। एक दिन वो पूरे देश में बहुत बड़ा नाम करेगा। मुझे तो कहीं से भी आसार नजर नहीं आते। ये अर्जुन पूरा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन की मां कौशल्या की आधी रात को अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा रोहन मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहा था। तभी कौशल्या अपने मन में सोचने लगी। लगता है पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। उनकी कही बात मुझे सच होती नजर आ रही है। इतना बोलकर वो फिर से सो गई। सुबह होते ही कौशल्या ने अपना कटोरा उठाया और बाहर जाने लगी। तभी उसका बेटा रोहन उठकर बाहर आया और अपनी मां से कहने लगा, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं। आपको भीख मांगते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ भीख मांगने चलता हूं। बेटा, दोबारा कभी ऐसा बोलना भी मत। और मुझे भीख मांगना बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये तो हमारा खानदानी पेशा है। मेरे माता पिता भी भीख मांगते थे, उनके माँ बाप भी, और उनके माँ बाप भी भीख ही मांगते थे। लेकिन तेरे जन्म के समय पंडित जी ने कहा था कि तू हमारी तकदीर बदल देगा, इसलिए तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा, मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं मां, जल्द ही भीख मांगने वाला खानदानी पेशा मैं बंद करवा दूंगा। खैर, कौशल्या कटोरा लेकर भीख मांगने निकल गई। भीख मांगते मांगते वो उसी गांव में पहुंच गई जिस गांव में जमींदार साहब रहते थे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान आपका भला करेगा। तभी कुछ गांव वाले उसके कटोरे में पैसे डालकर चले गए। चलते चलते वह जमींदार साहब की हवेली के बाहर पहुंच गई। उसे देखते ही जमींदार साहब और उनकी पत्नी सरला दोनों ही घबरा गए। सुनिए जी, ये इतने सालों बाद यहाँ भीख मांगने आ गई। अरे जल्दी से इसे भीख देकर यहाँ से विदा करो। मैं नहीं चाहता कि अर्जुन की नजर इस पर पड़े। ये लो पैसे और भागो यहाँ से। हमारे गांव में दोबारा भीख मांगने मत आना। इतने में वहां हीरो वाली स्टाइल में तैयार होकर अर्जुन आ गया। उसने अपने पिता की बात सुन ली थी, तो इसी वजह से वह गुस्से में कहने लगा, पिताजी, इतने बड़े जमींदार होकर आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है। अम्मा जी, आप चलो मेरे साथ। आपके कपड़े फटे हुए हैं, मैं आपको नई साड़ियां लेकर देता हूं और वहीं खाना भी खिला दूंगा। अरे बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम तो उसे जानते भी नहीं। रहने दो बेटा, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। नहीं अम्मा जी, आप बस चलिए मेरे साथ। अर्जुन जबरदस्ती कौशल्या को वहां से लेकर चला गया।
जमींदार साहब और उनकी पत्नी यह सब देखकर दंग रह गए। अरे सरला, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि इस अर्जुन का आगे अब क्या होगा। यह तो हम लोगों की अभी से ही बात नहीं मानता है। इतने में वहां पर कुछ गांव वाले आ गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग काका जमींदार से कहने लगे, अरे जमींदार साहब, आपका बेटा अब सुधर रहा है तो उसमें डरने वाली क्या बात है। हमने दूर से देखा कैसे वो एक भिखारन की मदद करने ले गया है। लगता है अब आपका बेटा आपकी तकदीर बदल कर ही रहेगा। हाँ काका, वही तो मैं भी समझा रही थी। चलिए अंदर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कौशल्या को लेकर एक बहुत बड़े शोरूम के अंदर चला गया और उन्हें 5 महंगी महंगी साड़ियां खरीद कर दे दी। फिर उन्हें रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया और ढेर सारे पैसे भी दे दिए। अम्मा जी, अब आप जब भी मेरे गांव आना, मुझसे जरूर मिलकर जाना। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम खूब तरक्की करो। मैं अभी जाती हूँ। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके लिए खाना बनाना है। ठीक है अम्मा जी, आप जाइए। मैं अपने लिए नई कार लेने जा रहा हूँ। कौशल्या वहां से चली गई। जैसे ही वह घर पहुंची तो इतने सारे पैसे और इतनी महंगी महंगी साड़ियां देखकर उसका बेटा रोहन हैरान हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, लगता है माँ, आज लोग आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। हाँ बेटा, मैं भी हैरान हूँ। कई सालों बाद मैं रामपुर गांव भीख मांगने पहुंची तो वहां के जमींदार साहब के बेटे ने मुझे ये सब दिया। क्या बात है माँ, जमींदार साहब के बेटे भी इतने अच्छे होते हैं, ये मुझे आज पता चला। चलो अच्छा है, अब आपको कुछ दिनों तक भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर मुझे इंटरव्यू देने भी जाना है। हाँ बेटा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं जल्दी आ गई। कौशल्या ने रोहन को खाना बनाकर खिलाया। खाना पीना खाकर वह इंटरव्यू के लिए निकल गया। इधर अर्जुन एक नई कार खरीदकर अपनी हवेली पहुंचा। उसका बाप यह सब देखकर हैरान हो गया। तूने बिना मुझे बताए नई कार खरीद ली? पैसे कहां से आए? अरे पिताजी, ये छोटे मोटे खिलौने खरीदने के लिए भी मुझे आपसे पूछना पड़ेगा क्या? और आप तो जानते ही हो, आपका क्रेडिट कार्ड हमेशा मेरे पास ही रहता है। रुकिए, मैं बात करती हूँ। अर्जुन बेटा, तुमने आज उस भिखारन की मदद की, इसका मतलब दिल से तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन कम से कम हमारे बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे लिए हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। हमने सोचा था तुम बड़े होकर कुछ ऐसा करोगे कि दुनिया तुम्हें याद करेगी। अपने पिताजी से भी ज्यादा नाम कमाओगे तुम। अरे नाम में क्या रखा है माँ? मैं कोशिश तो करता ही हूँ बचपन से, लेकिन क्या करूं, मेरी तकदीर ही मेरा साथ नहीं देती। हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ, इंटर में 3 बार फेल हुआ, कॉलेज का तो छोड़ ही दो, आज तक एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला। टेंशन मत ले, तू कल ही लंदन जाएगा। मैंने तेरा सारा इंतजाम कर दिया है। क्या बात है पिताजी, पहली बार आपने कोई ढंग का काम किया है। अब मैं भी लंदन जाऊंगा। चलो, कम से कम तू लंदन जाने के लिए तैयार तो हुआ। मैं तो डर ही रहा था कि तू कहीं मना ना कर दे। फिर रात की फ्लाइट से अर्जुन लंदन के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रात में रोहन उदास होकर घर लौटा। क्या हुआ रोहन बेटा, तू इतना उदास क्यों है? उदास ना हूं तो क्या हूं माँ, अभी तक 20 इंटरव्यू दे चुका हूं, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं पढ़ाई में भी इतना अच्छा था, मेरे नंबर भी इतने अच्छे आए, भीख मांगकर आपने मुझे पढ़ाया और ये दुनिया मुझे एक नौकरी नहीं दे पा रही है। बेटा, ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। एक दिन तू हर खुशी हासिल करेगा और अपने मकसद में भी कामयाब हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। माँ, आपकी यही बातें तो मुझे हारने नहीं देती, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा। लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि मैं किसी दूसरे की नौकरी करूं। फिर खाना पीना खाकर दोनों सो गए। अगली सुबह बेटा रोहन, कल जब मैं गांव में भीख मांगने गई थी
तब एक अर्जुन नाम के बेटे ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। मैं उन पैसों से कुछ राशन का सामान ले आती हूँ। माँ, आप सुबह से लेकर रात तक भीख मांगती रहती हो। अब कुछ दिनों तक आप आराम करो, राशन मैं ले आता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। अपनी माँ से पैसे लेकर रोहन बाजार चला गया। वहां पर तरह तरह की दुकानें लगी हुई थीं। कपड़ों की दुकानें, राशन की दुकानें और कुछ लोग मूर्ति बेच रहे थे। रोहन भी उन्हीं के पास पहुंच गया और एक मूर्तिकार से बातें करने लगा। अरे मूर्ति वाले भैया, मैं अक्सर देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक आपकी सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। कितना खर्चा आता होगा ये मूर्तियां बनाने में, और ये सारी मूर्तियां आप कहां से खरीद कर लाते हो? अरे भाई, इसमें मेरा कुछ पैसा नहीं लगता, सिर्फ मेहनत लगती है। मैं हर त्योहार के लिए मूर्ति बनाता हूँ। बस तालाब से मिट्टी ले आता हूँ और सांचे में डालकर मूर्तियां तैयार कर देता हूँ। ये तो बहुत आसान है भैया। क्या मूर्ति बनाने का सांचा मुझे नहीं मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन 100 रुपए का एक सांचा मिलेगा। लेना हो तो बताओ। ठीक है भैया, मुझे 5 सांचे देवी देवताओं के दे दीजिए। एक सांचा गाय की मूर्ति बनाने का, एक मोर का, बाकी 3 किसी भी जानवर या पक्षी के दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, सारे सांचे मिल जाएंगे तुम्हें। वैसे ये काम बहुत अच्छा है। मेरे अलावा इस इलाके में कोई दूसरा मूर्ति नहीं बनाता। लेकिन तुम मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान मत खोल लेना, वरना मेरा ही धंधा ठप पड़ जाएगा। अरे नहीं भैया, तुम चिंता मत करो, मैं आपके आसपास दिखाई ही नहीं दूंगा। तो इस तरह रोहन ने 1,000 के अलग अलग तरह के सांचे खरीद लिए। फिर कुछ राशन लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। बेटा, ये खिलौने किस लिए लाया है तू? अब तू बच्चा नहीं रहा। माँ, अब आपका भीख मांगना बंद। मैंने बहुत पढ़ाई की है, मुझे बिजनेस के बारे में भी बहुत सारे आइडिया मालूम है। आप खाना बनाइए, मैं तालाब से मिट्टी लेकर आता हूँ। हम आज से मूर्तियां बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बेटा, ये सब होगा कैसे? लेकिन रोहन अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहां से तुरंत चला गया और कुछ ही घंटों में तालाब से ढेर सारी मिट्टी लेकर आ गया। खाना खाने के बाद रोहन ने अपनी माँ को मूर्ति बनाना सिखा दिया। दोनों लोग मिलकर मूर्तियां बनाने लगे। क्या बात है बेटा, इस तरह से मूर्तियां बनाना कितना आसान है। कितनी खूबसूरत मूर्तियां बन गईं। माँ, मुझे कुछ पैसे और दे दो, मैं कुछ रंग बिरंगे कलर्स लेकर आता हूँ। फिर देखना माँ, मूर्तियां और भी अच्छी लगेंगी। कौशल्या ने उसे कुछ पैसे दे दिए। उन पैसों से वो रंग बिरंगे कलर्स ले आया। फिर उन मूर्तियों में रोहन ने ऐसे रंग भरे कि वो मूर्तियां बिल्कुल जीवंत तो हो उठी। क्या बात है बेटा, ऐसी मूर्तियां तो हमारे बाजार में भी नहीं मिलती। तेरे अंदर एक कलाकार भी छुपा है, ये मुझे आज पता चला। माँ, आपको तो पता ही है, मेरे सबसे ज्यादा नंबर आर्ट में ही आते थे। अब मैं ये मूर्तियां यहाँ नहीं, दूर दूर शहरों में जाकर बड़े बड़े लोगों को बेचूंगा। अगले दिन जब सारी मूर्तियां बनकर पूरी तरह तैयार हो गई, तब रोहन सारी मूर्तियां लेकर दूर किसी शहर में चला गया और अमीर लोगों के घर घर जाकर बेचने लगा। सर, ये सारी मूर्तियां मैं और मेरी माँ मिलकर अपने हाथों से बनाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारी मूर्तियां खरीदते हैं। ये देखिए गाय की मूर्ति, ये देखिए मोर, ये देखिए हिरण, कितना खूबसूरत लग रहा है। आपके बंगले की शोभा बढ़ा देगा ये। उस अमीर आदमी को वो मूर्तियां इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत खरीद ली। सर, मेरी मूर्तियां हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब भी खरीदते हैं, लेकिन आप हमारे पहले ग्राहक हैं, इसलिए एक मूर्ति आपको मैं सिर्फ 10,000 में दे दूंगा। अरे वाह, मैं कितना खुश नसीब हूं कि तुम हमारे शहर में मूर्ति बेचने आए हो और मुझे डिस्काउंट भी दे रहे हो। अब मैं अपने दोस्तों को जलाऊंगा कि जो मूर्ति मुख्यमंत्री के ऑफिस में लगी है, वही मूर्ति मेरे घर में भी लगी है। अमीर आदमी की बात सुनकर रोहन अपने मन में सोचने लगता है, क्या बात है, अच्छा हुआ मैंने मुख्यमंत्री के ऑफिस में ये हिरण वाली मूर्ति पहले ही देख ली थी टीवी पर। तो इस तरह सारी मूर्तियां बेचकर शाम तक रोहन 1 लाख रुपए लेकर घर आ गया।
ये जानकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। क्या बात है बेटा, ये सब तूने आखिर कैसे किया? माँ, ये अमीर लोग जिस तरह हम गरीबों को मूर्ख बनाकर अपना सामान बेचते हैं, वैसे ही मैंने भी किया। उनका ही तरीका उन पर ही आजमा दिया। अमीरों को मूर्तियों का बड़ा शौक होता है, इसलिए उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे दिए, लेकिन उनके हिसाब से फिर भी कम ही थे। बेटा, हमें उम्मीद है तू जो कर रहा होगा ठीक ही कर रहा होगा। तो इस तरह हर रोज दोनों माँ बेटे मूर्ति बनाने लगे। कभी कभी रोहन मूर्तियां नहीं बेच पाता था, लेकिन कभी कभी वो इकट्ठे ही पैसे कमा लेता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद अर्जुन किसी लड़की नैना को लेकर वापस लौट आया। अरे अर्जुन, तू लंदन से वापस आ गया, और ये तेरे साथ में लड़की कौन है? पिताजी, कॉलेज वालों को शायद मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। लेकिन इस लड़की ने मेरा बहुत साथ दिया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। और हाँ, ये लड़की भी इंडियन ही है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। सरला, अब इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। वो पंडित एक नंबर का झूठा था। हमारा फैसला ही गलत था। अरे कौन सा पंडित पिताजी? कैसा पंडित? जब भी देखो आप दोनों किसी पंडित की बातें किया करते हो। आज मुझे बता ही दो कि उस पंडित ने आखिर कहा क्या था। अरे कुछ नहीं बेटा। चलो, ये अच्छा हुआ तूने शादी का फैसला कर लिया। ऐसा करते हैं, इन दोनों की शादी कर देते हैं। शादी के बाद तो ये बदल ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। सही कह रही हो सरला। जब जिम्मेदारी सर पर पड़ती है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान बदल जाता है। कुछ ही दिनों बाद नैना और अर्जुन की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ रोहन एक रोज आसपास के सभी भिखारियों को लेकर अपने घर आ गया। माँ, अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, और मूर्तियां बनाने में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। सिर्फ रंग ही तो खरीदने पड़ते हैं। मैं शहर से हजारों अलग अलग तरीके के सांचे लेकर आया हूँ। हम और भी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाएंगे। अब ये सब हमारे साथ काम करेंगे। आज के बाद इनमें से कोई भीख नहीं मांगेगा। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। पंडित जी की बात आज सच साबित हो रही है। तो उस दिन के बाद रोहन ने मूर्ति बनाने का एक कारखाना खोल लिया। आसपास के सभी भिखारी भीख मांगना छोड़ उस कारखाने में काम करने लगे। फिर एक रात, बेटा, इनमें से बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा आता है। कुछ आदमियों को खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन बेचारे भिखारी थे, इसलिए अपनी कलाकारी कभी दिखाने का मौका नहीं मिला उन्हें। अरे माँ, ये आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब हमारे साथ साथ आसपास के सभी भिखारी तरक्की करेंगे, सबके अच्छे अच्छे घर होंगे। यही मेरा सपना है। तो इस तरह धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके रोहन ने पहले ढाबा खोला। उसके बाद कपड़ों का कारोबार भी शुरू कर दिया। सिलाई बुनाई कढ़ाई का भी काम शुरू करवाया। बाकी लोग काम करते थे और रोहन खुद दूर शहरों में जाकर ऑर्डर लेता था। बड़े बड़े शोरूम में अपना माल बेचता था। कुछ दिनों बाद उसका टीवी में, न्यूज चैनल पर हर जगह नाम हो गया। माँ, ये देखो, अखबार में मेरा नाम छपा है। इसमें लिखा है, एक गरीब भिखारन के बेटे ने हजारों भिखारियों को एक नई राह दिखाई। आज हर भिखारी के पास रोहन की वजह से खुद का अच्छा घर है, खुद का कारोबार है। उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकार ने रोहन को इसके लिए सम्मान देने की घोषणा की है। ये सुनकर कौशल्या की आंखों से आंसू छलक पड़े और रोते हुए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 2 साल के अंदर तूने इतना सब कुछ बदल दिया, वो भी सिर्फ उन 5,000 रुपए की वजह से जो मुझे अर्जुन बेटे ने दिए थे। हाँ माँ, कल हम अर्जुन के गांव चलेंगे और उन्हें गाय माता की मूर्ति भेंट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन उसी रात घर में तोड़फोड़ करने लगा, रोने चिल्लाने लगा। उसके माँ बाप ये सब देखकर हैरान हो गए। क्या हुआ? अक्ल ठिकाने आ गई? जब जिम्मेदारी सर पर पड़ी तो तू तोड़-फोड़ करने लगा। पिताजी, मेरी तकदीर ही खराब है। बचपन से लेकर अभी तक बार बार फेल होता रहा, यहाँ तक कि लंदन भी गया
वहां से भी मुझे निकाल दिया। फाइनली एक लड़की से शादी की, वो भी इस घर से मेरा सारा पैसा और गहने लेकर भाग गई। ये देखिए, चिट्ठी भी छोड़कर गई है। ये सब जानकर उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, वो लड़की कहाँ रहती है और तुम्हें वह कब और कहाँ मिली थी? देखो माँ, चिट्ठी में क्या लिखा है। वो सब कुछ लूटकर जापान चली गई है। वो बहुत चालाक भी है। उसने लिखा तो जापान है, पर पता नहीं कौन से देश चली गई होगी। ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद उसका धंधा यही होगा, अमीर लड़कों को फंसाकर उनके पैसे लूटना। एक बार वो पंडित मुझे मिल जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी होती है तकदीर। खैर, अगली सुबह रोहन और कौशल्या गाय माता की मूर्ति लेकर ठाकुर साहब की हवेली पहुंच गए। भाई साहब, बहन जी, मैं ये मूर्ति अर्जुन बेटे को भेंट करना चाहती हूँ। उसके दिए गए 5,000 से आज मैंने भीख मांगना भी छोड़ दिया। साथ ही साथ बहुत सारे भिखारियों की जिंदगी बना दी है मेरे बेटे रोहन ने। हाँ, पता है, मैंने टीवी पर देखा था तुम लोगों के बारे में। पर यह कैसे हो सकता है जिसकी तकदीर में बर्बादी लिखी थी, वो आज किस मुकाम पर पहुंच गया, और हमारा बेटा देखो कहां पहुंच गया। कौशल्या, हमें तुम्हारी मूर्ति नहीं चाहिए। चुपचाप अपनी मूर्ति लो और यहाँ से जाओ। अपनी जिंदगी में खुश रहो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप मेरे हाथ से मूर्ति नहीं लेंगी? रोहन की बात सुनकर सरला का दिल पसीज गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा, तू इतनी प्यार से कह रहा है तो रख लेते हैं। अब आ ही गए हो तो बैठो, अब खाना खाकर ही जाना। ये तुम क्या कर रही हो सरला? इन दोनों का यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। बस, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। रोहन बेटा, तुम आज के बाद यहीं रहोगे। अरे चुप हो जा मेरी देवी, इतना भी इमोशन में मत हो जाओ कि हमारा भांडा ही फूट जाए। इतने में वहां पर अर्जुन भी आ गया और खुश होकर कहने लगा, अरे अम्मा जी, मैं कितने दिनों से आपको ढूंढ रहा था, पर मुझे आपका घर ही नहीं पता था। आपके और आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। एक आपकी तकदीर है, एक भिखारी के बेटे ने इतना कुछ कर लिया, और एक मेरी तकदीर है, इतने बड़े जमींदार का बेटा होकर भी कुछ नहीं कर पाया। इतने में वहां पर एक बहुत ही बुजुर्ग पंडित जी आ गए। अरे पंडित जी, आप 25 साल बाद दिखे। अच्छा, तो ये वही पंडित जी हैं जिनका आप बार बार नाम लिया करती हो। पंडित जी, मेरी माँ कह रही थी कि आप अगर एक बार मिल जाएं, तो ये आपको अच्छे से सबक सिखाएंगी। अरे हाँ पंडित जी, मैं भी आपको पहचान गई। आपने उस दिन बहुत अच्छी भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, और देखिए आज वो सच हो गया। लेकिन पंडित जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तभी पंडित जी उदास मन से कहने लगे, हाँ, मैं वही हूं। मैं पिछले 25 सालों से पश्चाताप की आग में झुलस रहा हूं। अब जब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तो मैं सारी सच्चाई आप सबको बता देना चाहता हूं। अर्जुन बेटा, तुम असल में सरला जी के नहीं, बल्कि कौशल्या जी के बेटे हो। तुम्हारा जन्म भिखारियों के परिवार में हुआ था। क्या पंडित जी, आप सच कह रहे हैं? हाँ, और रोहन बेटा, तुम्हारी मां कौशल्या जी नहीं, बल्कि सरला जी हैं। तुम सरला जी और जमींदार साहब की असली संतान हो। ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? हाँ रोहन बेटा, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे जमींदार ने सारी सच्चाई उगल दी। उसके बाद लेकिन आज मुझे पता चला कि तकदीर अपनी मेहनत से बनती है, न कि छल कपट से। उस वक्त 5 लाख रुपए देखकर मेरे मन में लालच आ गया। इसी लालच में मैं रात के अंधेरे में चुपके से सरला जी के बेटे को कौशल्या जी के पास छोड़ आया, और कौशल्या के बेटे को सरला के पास। लेकिन कौशल्या इस सच्चाई से आज तक अनजान रही। नहीं पंडित जी, रोहन मेरा ही बेटा है। कह दीजिए ये झूठ है। आप दोनों ने अपने लालच के लिए बहुत बड़ा पाप किया है।
मेरी असली माँ को मुझसे अलग करके। रोहन बेटा, तुम मेरी असली औलाद हो, इसलिए तुम आज के बाद मेरे साथ ही रहोगे। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगा, क्योंकि मेरी तकदीर इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मैं आप दोनों के साथ नहीं रहूंगा रोहन। मैं भी आज के बाद तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा और पुरानी जितनी गलत आदतें थीं वो सब मैं छोड़ दूंगा। उसी वक्त अर्जुन, रोहन और अपनी असली माँ के साथ वापस चला गया और उन्हीं के साथ काम करने लगा। कुछ सालों में अर्जुन पूरी तरह से बदल गया और मेहनत से काम करने लगा। फिर एक रोज जमींदार साहब अपनी पत्नी को लेकर अर्जुन के पास आए। अर्जुन बेटा, जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बेटा, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन बचपन से पाला तो है। आज के बाद हम सब लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है माँ जी, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो हम सब एक साथ रहेंगे। मुझे भी आप सबका प्यार मिल जाएगा, और वैसे भी आप तो मेरे असली बाप हो। ठीक है अर्जुन। ठीक है, जैसा तुम कहो रोहन। तो उस दिन के बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। जमींदार साहब ने भी रोहन के बिजनेस में खूब मदद की और अगले 5 साल में अर्जुन और रोहन दोनों का ही बिजनेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बन गया।